तो कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज पे जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो उस वीडियो से पहले जो मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, एक स्फेरिकल मिरर के प्रॉपर्टीज पे और दूसरा कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज पे, तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी भी उनसे रिलेटेड है। तो उसको देखने के बाद ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है प्रॉपर्टीज का। और दूसरी बात, जब वीडियो देखोगे तो उसे ध्यान से ऑब्जर्व करना, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना और प्रॉपर्टीज को रिलेट करते रहना कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज से। तो उसकी प्रॉपर्टीज को आपस में भी रिलेट करते रहना और कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टीज से भी रिलेट करते रहना, तो याद रखना भी ज्यादा आसान होगा और कॉन्सेप्ट भी ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। अब कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन मैं स्टार्ट करता हूं। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। तो लाइट का बिहेवियर कॉन्केव मिरर में तो हमने देख लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं। तो सबसे पहले तो कॉन्वेक्स मिरर को मैं डिफाइन करता हूं, वैसे पहले भी कर चुका हूं, बट दोबारा रिकॉल कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि जो लाइट रेज है जब कॉन्वेक्स मिरर पर इंसिडेंट होती है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। जैसा कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होगा जिसका कॉन्वेक्स मतलब उठा हुआ पार्ट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, जबकि केव्ड पार्ट धंसा हुआ पार्ट जो है वो पॉलिश सरफेस होगा। तो जो ये कॉन्वेक्स पार्ट है वहां से रिफ्लेक्शन होगा, इसलिए इसका नाम है कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें जिस तरह से कॉन्केव मिरर में हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, कॉन्केव मिरर में हमने डिफरेंट पैरामीटर डिफाइन किए थे चीजों को समझने के लिए, जो इमेज फॉर्मेशन होगा लाइट रेज के थ्रू उसको समझने के लिए। यहां भी वही पैरामीटर कॉन्वेक्स मिरर के टर्म्स में समझ लेते हैं, फिर आगे लाइट रेज का बिहेवियर देखेंगे। तो अभी इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये स्फेरिकल मिरर का तो पार्ट है, तो कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है अगर उसको रफली हम कंप्लीट करें तो वो स्फीयर इस तरह से फॉर्म होगा, और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट का जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल कहेंगे, और एक लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट का बिहेवियर कैसा होता है उसको स्टडी करेंगे। अब इसके लिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस डिफाइन करते हैं। तो फोकस की जो डेफिनेशन हमने कॉन्केव मिरर में दिया था वही कॉन्वेक्स मिरर में ही होगा। तो इसमें भी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज लेंगे और कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस कहलाएगा। तो देखते हैं कि वो मीटिंग पॉइंट कहां पे आता है और कैसे आता है। तो सबसे पहले तो हम लाइट रेज लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। एक लाइट रेज मैंने ऐसे लिया और दूसरा लाइट रेज मैंने ये ले लिया। अब ये कॉन्वेक्स मिरर पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो यहां पे रिफ्लेक्टेड रे को देखने के लिए मैं पहले नॉर्मल ड्रॉ करता हूं। तो जैसे कॉन्केव मिरर में मैंने डिफाइन किया था कि मिरर के किसी भी पॉइंट को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर दो तो बेसिकली वो लाइन जो होगा उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसको मैं ए नाम दे देता हूं और सी से ए को ज्वाइन करता हूं, तो ये वाली जो लाइन है ए पे नॉर्मल होगा। अब ये रे कॉन्वेक्स सरफेस पे इंसिडेंट रे है, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के दूसरी तरफ से जाएगा, दूसरी तरफ का मतलब जिस तरफ इंसिडेंट रे है उसके दूसरी साइड से, और इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगा। इसी तरह से जो दूसरा इंसिडेंट रे है उसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कॉन्वेक्स मिरर पे बी है। अब मैं सी को बी से ज्वाइन करता हूं, तो ये सी बी वाली जो लाइन है इस पॉइंट बी पे कॉन्वेक्स मिरर का नॉर्मल होगा, और ये वाली जो इंसिडेंट रे है बी से रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल के दूसरी साइड से, मतलब एक साइड तो इंसिडेंट रे होगी और जो दूसरी साइड होगा नॉर्मल का उधर से जाएगा, और नॉर्मल से वो उतना ही एंगल बनाएगा जितना इंसिडेंट रे नॉर्मल से बना रहा है, मतलब वो कुछ इस तरह से जाएगा। अब ये जो देखो दोनों रिफ्लेक्टेड रे हैं वो डाइवर्जिंग है, मतलब वो आगे जाके तो कहीं नहीं मीट करेंगे, लेकिन इसका मतलब हुआ अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया जाए तो वो एक पॉइंट पे मिलते हुए लगेंगे। ये वाला पॉइंट मतलब हम कहेंगे कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आते हुए लग रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है जहां से रिफ्लेक्टेड रे आता हुआ लग रहा है ये कॉन्वेक्स मिरर का फोकस हुआ।
तो फोकस को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर appears to be coming from a point on the principal axis. दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। तो इस तरह से हमने फोकस डिफाइन कर दिया, और बाकी जितने भी पैरामीटर हैं वो उसी तरह से हैं जैसे कॉन्केव मिरर में था। तो जैसे अपर्चर ऑफ मिरर कॉन्केव मिरर में डिफाइन किया था, उसी तरह से कॉन्वेक्स में भी डिफाइन होगा। डायामीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये जो दोनों एंड है उसको स्ट्रेट लाइन में ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हम अपर्चर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में सेम रिलेशन होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो कॉन्केव मिरर में जब हमने फोकस डिफाइन किया था तो हमने देखा था कि रिफ्लेक्टेड रे वहां पे एक्चुअली में जाके मीट कर रही है। इसका मतलब कॉन्केव मिरर का जो फोकस था वो रियल फोकस था। लेकिन यहां हम क्या देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में वहां पे जाके मीट नहीं कर रही है, बल्कि रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, और इसलिए जो इसका फोकस है वो वर्चुअल फोकस होता है। क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट तो है, बट रिफ्लेक्टेड रे यहां एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, बट दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है कि जब रे इंसिडेंट होती हैं तो जो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में डाइवर्ज होती हैं। तो इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज, और क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो अगर डाइवर्जिंग मिरर बोल दे तो इसका मतलब वो कॉन्वेक्स मिरर है। और इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन हम और करते हैं कि इस केस में फोकस और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के दूसरी तरफ होता है, मतलब पॉलिश्ड सरफेस के साइड में होता है। इसका मतलब जो भी इंसिडेंट रे है वो एक्चुअली में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेंगी। जैसा कि कॉन्केव मिरर में था, उसमें इंसिडेंट रे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हैं, बट कॉन्वेक्स मिरर की केस में वो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअली में पास नहीं करेंगी। तो इस केस में हमारा स्टेटमेंट होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो इन पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में पास नहीं होगा क्योंकि उससे पहले ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा। मतलब इंसिडेंट रे की लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएं तो वो इन पॉइंट से पास कर सकता है, इंसिडेंट रे एक्चुअली में पास नहीं करेगा क्योंकि उससे पहले ही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का जो रिलेशन है वो वैसा ही होगा जैसा कॉन्केव मिरर में था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बस इस केस में इंसिडेंट रे इन पॉइंट से एक्चुअली में पास नहीं करेगा। और यही रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी ट्रू है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन पॉइंट से पहले ही आ गया है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है जिसे हम यहां क्लियरली देख सकते हैं वो भी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगा, बल्कि वो पहले ही डाइवर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ किसी रियल ऑब्जेक्ट के लिए रिफ्लेक्टेड रे भी जो है डाइवर्जिंग फॉर्म में आएगा, तो वो एक्चुअली में किसी पॉइंट पे मीट नहीं करेगा, बल्कि रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वो किसी पॉइंट पे मिलते हुए लगेंगे। तो रियल ऑब्जेक्ट के सेंस में कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज है वो कभी रियल नहीं मिलेगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज फॉर्म में है तो वो कहीं पे भी कट नहीं करेंगे। बैकवर्ड एक्सटेंड करने पे वो मीट कर सकते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे का मीटिंग पॉइंट ही इमेज होता है, तो इसलिए इस केस में हमें हमेशा वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। और अब हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। तो जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एटलीस्ट 2 रेज की जरूरत होगी। तो ऑब्जेक्ट से निकलने वाले 2 रेज को हम लेंगे, वो दोनों रेज कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होगा, और फिर कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मीट करेंगी या मीट करती हुई लगेंगी तो वो इमेज होगा। तो हमें एटलीस्ट 2 रेज लेनी होगी। तो जैसे कॉन्केव मिरर में मैंने कहा था कि हमें 3 इंसिडेंट रे के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो एग्जैक्टली किस पॉइंट से पास होंगी, क्योंकि उसके बारे में हमें पहले से पता होता है, उसके पाथ के बारे में हमें पता होता है, इसलिए हम उन इंसिडेंट रे का यूज कर लेते हैं क्योंकि सिंपल वे में डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कॉन्वेक्स रे में भी वही 3 इंसिडेंट रे के बारे में हमें पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है कि उसका
उसका रिफ्लेक्टेड रे कहां से पास होगा, और इसलिए उस तीन में से किसी दो रे का यूज करते हुए हम रिफ्लेक्टेड रे की वजह से इमेज फॉर्मेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो तीन स्पेशल टाइप की इंसिडेंट रे थी जिनके रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हमें कंप्लीटली पता है कि वो किस पॉइंट से पास होगी, उसको देखते हैं पहले। तो पहला इंसिडेंट रे जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होती है वो है कि अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पे मैंने ड्रॉ कर दिया। तो पहला हम इंसिडेंट रे लेते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो इस तरह से इस रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हमें पक्का पता है, पक्की इंफॉर्मेशन है कि वो फोकस से आता हुआ ही लगेगा। तो इसमें हमें कोई ज्योमेट्री यूज नहीं करनी है। इसी तरह से दूसरा रे जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता होगा, तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस का पॉइंट ले लिया मैंने, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दूसरी इंसिडेंट रे लेते हैं। अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जा रहा है, मतलब उसका जो लाइन है फोकस से पास हो रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम जस्ट इसका रिवर्स है, अगर पैरेलल है तो वो फोकस से आता हुआ लगता है, तो जस्ट पाथ ऑफ रिवर्सिबिलिटी फॉलो करेगा। अगर फोकस की तरफ जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। अब इसी तरह से तीसरा जो स्पेशल टाइप का रे हम इमेज बनाने के लिए लेंगे, तो वो है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये फोकस का पॉइंट ले लिया, और ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट ले लिया। तो जैसे कॉन्केव मिरर में हमने तीसरा पॉइंट लिया था, वो था जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो इसमें भी वही होगा थर्ड रे। अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, मतलब इंसिडेंट रे की लाइन को आगे बढ़ाऊं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट करेगा। मतलब कोई रे अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है, वो एक्चुअली में मिरर सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है। क्योंकि नॉर्मल वाली लाइन हमने क्या डिफाइन की थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर के किसी भी पॉइंट से मिलाने वाली लाइन जो है वो नॉर्मल होता है। तो अगर इंसिडेंट रे वाली लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रही है तो ये लाइन एक्चुअली में नॉर्मल हुई। तो इस केस में इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल है, और अगर इंसिडेंट रे अलोंग द नॉर्मल है मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है, इसका मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे विल रिटर्न बैक अलोंग द पाथ। तो रिजल्ट क्या निकला? कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट विल रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ। तो इस तरह से तीन स्पेशल टाइप ऑफ रेस का हमने बिहेवियर देख लिया, और इनके बेसिस पे हम कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट का कॉन्वेक्स मिरर कैसा इमेज फॉर्म करेगा वो डिस्कस करेंगे। अब हम कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन को देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कॉन्वेक्स मिरर के उस साइड है जो साइड पॉलिश्ड है, और जबकि ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्टेड सरफेस की तरफ रखेंगे, तो इसलिए इंसिडेंट रे जो है वो फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं करेगा। तो इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो ही स्पेसिफिक पोजीशन बनती है, एक जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो। इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती है, और उन दो पोजीशन की हेल्प से हम सारे पोजीशन के लिए ऑब्जेक्ट के इमेज को जनरलाइज कर सकते हैं। तो पहला केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और जैसा कॉन्केव मिरर में हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे जो आने वाली रेज मिरर पर इंसिडेंट होंगी वो डेफिनेटली पैरेलल होंगी, और कोई दूसरा केस एराइज नहीं होता है। तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस पे मैंने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट को लोकेट कर दिया है। अब अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे आने वाली रेज पैरेलल होंगी। इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम दो इंसिडेंट रे चाहिए। इसमें भी तीन इंसिडेंट रे के बारे में हमारे पास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि उसका रिफ्लेक्टेड रे किधर से जाएगा, तो उन तीन में से हम कोई दो रे यूज कर सकते हैं। तो जैसा कॉन्केव मिरर में यूज किया था यहां भी उसी तरह से यूज करेंगे। तो एक रे जो फोकस की तरफ जा रहा है, तो इंसिडेंट रे विच इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस,
वो मिरर के इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड रे कैसा जाएगा, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो इंसिडेंट रे विच इज मूविंग टुवर्ड्स द फोकस इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड देन गेट रिफ्लेक्टेड एंड मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने लगता है। और इसके पैरेलल एक हम दूसरा रे लेते हैं, और इसके पैरेलल हम एक दूसरा रे लेते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा है वो अलोंग द नॉर्मल है। तो जब ये रे मिरर पर इंसिडेंट होता है तो क्योंकि ये अलोंग द नॉर्मल है तो इट विल रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ, और ये उसी पाथ से वापस लौट जाता है। तो इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे एक ऐसे जा रहा है और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से जा रहा है। तो क्योंकि इस केस में क्लियरली देखो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो आगे जाके तो नहीं मिलेंगे, बट क्योंकि ये डाइवर्जिंग रे है तो इनको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो वो किसी पॉइंट पे जाके मिल सकते हैं। तो इस रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो वो इस तरह से मूव होगा, इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करें तो वो इस तरह से जाएगा, और ये दोनों रे यहां पर मीट करती हुई लगेंगी। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आती हुई लगेंगी, और क्योंकि इस पॉइंट से ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आती हुई लग रही है तो ये बेसिकली पॉइंट का इमेज तो होगा, लेकिन कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, बिकॉज रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट मीटिंग एट द पॉइंट एक्चुअली बट appears to be coming from the point। तो इस तरह से ये वर्चुअल इमेज होगा किसका, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट बी का। तो ये ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट बी का वर्चुअल इमेज है जिसको मैं बी डैश नाम देता हूं। अब बी डैश से मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। तो ये परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो फोकस पे मीट कर रहा है। तो इस परपेंडिकुलर का जो बॉटम है वो ऑब्जेक्ट के बॉटम के इमेज को बताएगा, और इसे मैं ए डैश नाम देता हूं। तो ए डैश जो है ऑब्जेक्ट के बॉटम पॉइंट ए का इमेज बताएगा, और इस तरह से ऑब्जेक्ट के जितने भी पॉइंट है उनका इमेज ए डैश बी डैश वाली लाइन पे ही बनेगा। तो इस तरह से ए डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट के इमेज को बता रहा है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होगा। तो इसकी प्रॉपर्टी में पहला आता है पोजीशन। तो इसका पोजीशन कहां पे बन रहा है, तो इसका पोजीशन एट एफ बन रहा है, तो इमेज फोकस पे फॉर्म हो रहा है। दूसरा इसके नेचर की बात करते हैं। तो इसका नेचर कैसा होगा, तो क्लियरली यहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे है एक्चुअली इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, बट दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट। तो इसलिए जो इमेज है वो इमेज वर्चुअल है, और क्योंकि ये अपवर्ड फॉर्म हो रहा है तो इरेक्ट बोलेंगे इसे। तो जो नेचर है इमेज का वो वर्चुअल और इरेक्ट है। साइज की बात करते हैं। तो साइज देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट की साइज हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करते हैं। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट का टॉप इंफिनिटी पे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज काफी बड़ी है, जबकि इमेज इतना ही साइज का है। तो अगेन हम क्या बोलेंगे, साइज ऑफ इमेज इज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इमेज की साइज क्या होगी, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो सेकंड केस है वो लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। दो ही केस है, पहला केस तो हम देख चुके हैं, दूसरा केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। तो इसकी स्टडी करते हैं। तो ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पोल है, और मैंने इंफिनिटी और पोल के बीच में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसे मैं ए बी नाम देता हूं। प्रोसेस वही है, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट का इमेज बनाओ, उस इमेज से प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और वो जो परपेंडिकुलर होगा वो इमेज को बताएगा। तो बी से चलने वाली दो स्पेसिफिक इंसिडेंट रे लेते हैं और देखते हैं कि इमेज कहां पे बनता है। तो पहला रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जब मिरर को इंसिडेंट करेगा तो उसके बाद वो रिफ्लेक्ट बैक होगा इस तरह से कि ऐसा लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे फोकस से आती हुई लगेगी। अब दूसरा रे लेते हैं जो फोकस की तरफ मूव हो रहा है। तो ये जो दूसरा रे जो फोकस की तरफ जा रहा था वो मिरर पे इस पॉइंट पे इंसिडेंट होता है और रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा।
तो वो बेसिकली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके इस तरह से जाएगा। अब इस रे को भी मैं बैकवर्ड एक्सटेंड करूं तो इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे का बैकवर्ड एक्सटेंशन वाला लाइन जो है इस पॉइंट पे आके मिलता है। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से लगेंगी मानो वो इस पॉइंट से आ रही हैं। दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट का इमेज होगा, क्योंकि बी पॉइंट से जो इंसिडेंट रे थी उनका रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट से आता हुआ लग रहा है। अब वही प्रोसेस, हमें बी का इमेज बी डैश मिल गया, यहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर का फुट है वो एक्चुअली में ए के इमेज को बताएगा, तो जिसे मैं ए डैश नाम दे देता हूं। तो इस तरह से ए डैश बी डैश जो है इस ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया। ऑब्जेक्ट में ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट है उनका इमेज ए डैश बी डैश की लाइन पर ही होगा, तो ए डैश बी डैश जो है ए बी का इमेज हो गया। और इस तरह से इस केस में भी इमेज फॉर्म हो गया। तो अब देखो क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, और जब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास पोल की तरफ लाया तो इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में आ गया, मतलब इमेज शिफ्ट कर गया पोल की तरफ। तो इसका मतलब हुआ ऑब्जेक्ट को तुम इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रखो, इमेज जो है वो फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ये जनरलाइज कॉन्सेप्ट है, तुम कहीं भी रखो इमेज की जो पोजीशन होगी फोकस और पोल के बीच में होगी, बीच में होगी किसी पॉइंट पे होगी। तो पोजीशन है बिटवीन पोल एंड फोकस, तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है बिटवीन पोल एंड एफ। नेचर कैसा होगा ऑब्जेक्ट का, अब क्योंकि जो इमेज वाला पॉइंट है तो वहां पे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली में मीट नहीं करती हैं, बल्कि दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, तो इसलिए जो नेचर होगा इमेज का वो वर्चुअल होगा, और तुम इमेज को देख सकते हो वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, इसका मतलब इरेक्ट होगा। तो इमेज का जो नेचर है वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इसके अलावा हम साइज को देखते हैं तो क्लियरली साइज क्या पता चल रहा है कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो इमेज की साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें डिफरेंस क्या था, तो इसमें ऑब्जेक्ट काफी लार्ज था तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में मच स्मॉलर था, हम ये भी कह सकते हैं कि पॉइंट साइज का था, और इसमें ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो हम कहते हैं कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो हमने इमेज फॉर्मेशन किया है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैंने टेबल में बता दिया है, और इसके बेसिस पे दो पैरामीटर का और एनालिसिस किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन और स्पीड ऑफ द इमेज, इनको भी डिस्कस में कर देता हूं। तो जो हमने इमेज फॉर्मेशन देखा उसमें क्या देखा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तब इमेज कहां पे बन रहा था, इमेज फोकस पे बन रहा था, और उसकी साइज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी। और जब ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पी था, मतलब पी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो इमेज कहां फॉर्म हो रहा था, वो हो रहा था पी और एफ के बीच में फॉर्म हो रहा था, और इमेज की जो साइज थी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वहां हमने ऑब्टेन की थी। अब इसके बेसिस पे मैं ये दो प्रॉपर्टी को बताता हूं। अब हम मैग्निफिकेशन को अगर देखें तो मैग्निफिकेशन जो है रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर मैं मैग्निफिकेशन के सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा हूं, इसलिए हम साइन को कंसीडर नहीं करेंगे, और जो साइन का जो रीजन है, साइन क्या इंडिकेट करता है, उसको जब आगे हम मैग्निफिकेशन का स्टडी करेंगे तो वहां बता दूंगा। यहां सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो मैग्नीट्यूड होगा इमेज की जो साइज है और ऑब्जेक्ट की जो साइज है उसका रेशियो। तो पहले केस में देखो क्या है कि जो इमेज की साइज है वो मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट की साइज है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट की साइज को इधर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा HI/HO इज मच स्मॉलर देन 1, इसलिए मैंने यहां लिखा है मैग्निफिकेशन मच स्मॉलर देन 1। और सेकंड केस में भी इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है, मच स्मॉलर उसको मैंने नहीं इंडिकेट किया है, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट।
तो मुझे मिल जाएगा HI/HO लेस देन 1। तो HI/HO ही m है, मैग्निफिकेशन है, तो इसलिए सेकंड केस में जो मैग्निफिकेशन है वो लेस देन 1 होगा। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे स्पीड ऑफ इमेज का भी आइडिया ले सकते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे था। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से P की तरफ आया तो इमेज किधर से किधर शिफ्ट हुआ? F से P की तरफ हुआ। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से P आया तो इमेज F से P की तरफ गया। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ने काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की और उतने टाइम में इमेज ने बस इतनी सी डिस्टेंस, काफी स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसका मतलब इस केस में एक गिवन टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा, इमेज जो है उससे कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसलिए इमेज की जो स्पीड होगी वो ऑब्जेक्ट की स्पीड से कम होगी। और इसके साथ ही हम पोजीशन में भी शिफ्टिंग देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज F पे था, और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से P की तरफ मूव करता है तो इमेज भी F से P की तरफ मूव करता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से P आएगा तो इमेज F से P की तरफ आएगा। इसके अलावा हम साइज को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज F पे बना और उसकी साइज मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी। फिर ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी से P के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस पोल की तरफ मूव हो गया तो उस समय इमेज जो है F से P की तरफ मूव हुआ और इमेज की पोजीशन बिटवीन F एंड P हो गई और उसकी साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां से थोड़ी सी बढ़ गई। इसका मतलब है जब इमेज जो है F से P की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी साइज बढ़ रही है ऑब्जेक्ट से छोटा ही, लेकिन इसके कंपेयर में साइज बढ़ गई है। इसका मतलब है इमेज की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। F पे पॉइंट साइज है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता रहता है, लेकिन वो रहेगा ऑब्जेक्ट से छोटा ही। मतलब मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होगा, लेकिन जब वो F से P की तरफ होगा तो अपने पिछले पोजीशन के कंपैरिजन में उसकी साइज थोड़ी सी ज्यादा होगी, मतलब उसकी साइज थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये कॉन्वेक्स मिरर का सारा इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया है। इस तरह से मिरर के प्रॉपर्टीज का सारा डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मिरर के डिस्कशन के 3 वीडियो मैंने बनाए हैं। तीनों वीडियो आप अच्छे से देख लो और उन वीडियोज में अगर समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, एक्सप्लेनेशन कहीं पर समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, मैं उसे किसी दूसरे वीडियो में दूर करने की कोशिश करूंगा।